राजनीतिनामा के इस नए अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिनामा में नया अंक लाने में खासा विलम्ब हुआ, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं और आप सभी का पुनः हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। राजनीतिनामा का यह नया अंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉपिक पर है, जिसका नाम है प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री। ये एक अच्छा खासा विवाद का मुद्दा बना है आज की राजनीति में। अर्थात नरेंद्र मोदी जी को इस कदम को रोल बैक करना पड़ा है, जिसके कारण राजनीतिक हलकों में बहुत सारी बातें इनके बारे में कही जा रही है और तीसरे टर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एससी और एसटी के आरक्षण में सुधार की बात पर भी रोल बैक हुए हैं, तो उसी तरह से प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल प्रवेश के मुद्दे पर भी सरकार ने अपने कदम को वापस लिया। लेकिन हम लोग जिन मुद्दों पर यहाँ विचार विमर्श करेंगे, इसके इतिहास, लेटरल एंट्री का मतलब और लेटरल एंट्री का दूसरे देशों में प्रयोग और भारत में इसे क्यों और कब और कैसे लागू किया गया है, इन मुद्दों पर हम लोग देखेंगे। लेटरल एंट्री के बारे में सबसे पहले हम बता दें आपको, प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1965 में, जिसके अध्यक्ष कोई और नहीं, बहुत बड़े हम लोग के नेता जो बाद में प्रधानमंत्री बने, श्री मोरारजी देसाई हुए थे। और उन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी थी और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने उस समय भी लेटरल एंट्री की वकालत की थी। आज की ही बात नहीं है। 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लेटरल एंट्री की वकालत की थी। इस बात को अपने ज़हन में रखने की जरूरत है। जिन लोगों को भी देखना हो, ARC रिपोर्ट 1966 देख सकते हैं, वह नेट पर अवेलेबल है। अब हम आते हैं कि जैसे आपको बताएं कि जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना, ये प्रशासनिक सुधार आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज के अंतर्गत बना है। इसमें एक रिजोल्यूशन न्यू दिल्ली 31 अगस्त 2005, 31 अगस्त 2005 नंबर के 11-10-22/9 2004 RC है। इसमें कहा गया है कि the President is pleased to set up a commission of inquiry to be called the Second Administrative Reforms Commission (ARC) to prepare a detailed blueprint for revamping the public administrative system. ये 2004 का रिजोल्यूशन है और 2005 में दूसरा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। वीरप्पा मोइली जी कांग्रेस के नेता थे और 2005 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ही पहली बार लेटरल एंट्री के लिए रिकमेंडेशन ARC ने किया। उस जमाने में लेटरल एंट्री इक्का दुक्का हुआ मनमोहन जी के ज़माने में, इसलिए बहुत ज़्यादा खबरों में नहीं आया। लेकिन लेटरल एंट्री कोई अजूबा चीज़ नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में UPSC संघ लोक सेवा आयोग और सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा लेता है, यह एक परमानेंट सिस्टम कहलाता है, अस्थायी व्यवस्था है। इसे अंग्रेजों ने लागू किया। तो जिस तरह से हमारे यहाँ नौकरशाही में नियुक्ति होती है, इसी तरह की नियुक्ति लगभग ब्रिटेन में होती है, क्योंकि उन लोगों ने ही भारत में लागू किया। लेकिन विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लेटरल एंट्री के आधार पर ही मैक्सिमम नौकरशाही को चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में पढ़ा भी जाता है कि नॉमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी होती है। आप वहाँ भी देखते हैं कि जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वह कोई MP लोगों में से अपना मंत्री नहीं बनाते हैं, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपना मंत्री बनाते हैं। उसी तरह से अमेरिका में नियम है कि हर लेवल पे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर एक्सपर्ट्स को रखा जाता है। तो कनाडा में भी और इवन ब्रिटेन में भी लेटरल एंट्री है। लेकिन अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लेटरल एंट्री डोमिनेंट है। अब सवाल है कि वहाँ लेटरल एंट्री शुरू से है, इसलिए कोई खास विवाद नहीं होता है। हमारे यहाँ लेटरल एंट्री अब शुरू हुआ है, इसलिए विवाद होता है।
लेकिन दो बातों को जहन में रखना है कि लेटरल एंट्री कोई अजूबा नहीं है। लेटरल एंट्री का पहला रिकमेंडेशन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष उस समय मोरारजी देसाई जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, पहले उप प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में, उसने भी किया था। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो वीरप्पा मोइली कांग्रेस के रिजिम में आया, उसने भी लेटरल एंट्री की रिकमेंडेशन किया। अगर मोरारजी भाई देसाई और वीरप्पा मोइली के अंदर में बने हुए कमीशन लेटरल एंट्री की वकालत करते हैं तो वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। इसका मतलब है कि लेटरल एंट्री ठीक चीज था, जरूरी था, वह कोई अजूबा चीज या गलत चीज नहीं था। क्योंकि हर आदमी को ध्यान में रखना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मोरारजी देसाई की इंटीग्रिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। वीरप्पा मोइली भी कोई कम स्टेचर के नेता नहीं थे। अब सवाल यह है कि हमारे देश में जो परमानेंट नेचर का जो जॉब है ब्यूरोक्रेसी, यह एक जनरलिस्ट जॉब है। इसको एक सामान्य सेवा कहते हैं। सेवाएं दो तरह की होती है, एक विशेषज्ञ सेवा, तो आईआईटी, मेडिकल, ये सब विशेषज्ञ सेवाएं हैं, जहां किसी विशेष क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता हासिल करनी होती है, तभी आप आईआईटीएन बनते हैं, तभी आप उस तरह के पद पर जाते हैं। दूसरी ओर सिविल सेवा एक सामान्य सेवा, जर्नलिस्ट सर्विस कहलाता है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट, संस्कृत से हो, उर्दू से हो, पर्शियन से हो, हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, इतिहास से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, आप सिंपल ग्रेजुएट थर्ड डिवीजन हो, इवन थर्ड डिवीजन भी हो, तो सिविल सेवा में जाने पर कोई रोक नहीं है। सिविल सेवा के लिए केवल और केवल स्नातक होना ही जरूरी है। अब आगे के लोग जो चले जाए, लेकिन सिंपल इसका है, और इसमें कोई मार्क्स का भी लिमिटेशन, जैसा मैंने कहा कि आप सिंपल पास ग्रेजुएट हैं, आप यूपीएससी के इम्तिहान को दे सकते हैं। और यही चीज है जो लेटरल एंट्री की जरूरत को एआरसी प्रथम और एआरसी द्वितीय ने कहा। अब सवाल है कि जब आज दुनिया बदल रही है और ब्यूरोक्रेसी का, अंग्रेजों का जमाना खत्म हुआ, अंग्रेजों के जमाने में ब्यूरोक्रेसी का मूल काम भारत के लोगों का शोषण करना था, और यह ब्यूरोक्रेसी भारत के लोगों के आर्थिक शोषण का मूल एक औजार और हथियार था अंग्रेजों का। लेकिन हमारी मजबूरी थी, और यह भी याद रखिएगा कि जब भारत देश आजाद हो रहा था तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने की बात कही थी, क्योंकि वो जानते थे, उन लोगों ने झेला था कि इस ब्यूरोक्रेसी ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या किया था। लेकिन ये जो वर्तमान स्वरूप है ब्यूरोक्रेसी का, यह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंसिस्टेंस पर ही चला, क्योंकि उस समय स्वाभाविक भी था कि कोई विकल्प नहीं था। तो सरदार पटेल ने कहा और उसे फिर नेहरू जी ने मान लिया। तो उस समय भी इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को हटाने की बात होती है। और आज जो लोग बात करते हैं, जब कोई कलेक्टर किसी आदमी को, कुछ कलेक्टर बहुत अच्छे होते हैं जो आदमी को बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो कलेक्टर होता है, आपने उसका घमंड देखा, वह अपने आप को राजा और भगवान मानता है, और जनता के साथ वो सर्विस नहीं करता, वो मालिक की तरह रहता है। और जब बिहेवियर ऐसा होता है, तो इसलिए भी बहुत हल्के में बात चल रही है कि इस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को बदला जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जनता के लिए होते हैं, और जनता के माई बाप आप नहीं हैं। वो माई बाप संस्कृति आज भी ब्यूरोक्रेसी में है। आप कहीं भी थाना से लेकर एसपी साहब के और कलेक्टर साहब के पास, या किसी भी आईएएस ऑफिसर के पास जो सर्विंग है और आपसे जान पहचान नहीं है, तो कुछ चुनिंदे लोगों को छोड़कर आप जाकर देखिए कि आपके आम आदमी हैं या ऐसे आप जाते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है। इसलिए भी ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन की बात बहुत सारे हलकों में कही जाती है। लेकिन अब जो एआरसी का जो रिपोर्ट है, उसमें कांग्रेस के रिजीम में बहुत सारा काम नहीं हुआ। फिर नीति आयोग बना। नीति आयोग ने 1917 में इस संदर्भ में वर्क किया, और नीति आयोग ने रिकमेंड किया कि लेटरल एंट्री शुड बी इम्प्लीमेंटेड। द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड एआरसी, प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो रिकमेंड किया है लेटरल एंट्री का, वह चीज लागू किया जाना चाहिए। और उसी के अंतर्गत 2018 में
श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लैटरल एंट्री के प्रोविजन को लागू किया। और ऐसा नहीं कि बार आ गई लैटरल एंट्री की, 2018 से अभी तक जो इस रिक्रूटमेंट का तो नहीं हुआ, वो रोल बैक हो गया। कुल मिला के 63 लोग इन विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए। लैटरल एंट्री से जो लोग आते हैं वो विभिन्न मंत्रालयों में, लगभग 24 मंत्रालय में संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और उप सचिव के पद के लिए एलिजिबल होते हैं। मैंने कहा 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल होते हैं। जो विज्ञापन होता है, आप इस विज्ञापन को भी देख सकते हैं। इन 24 मंत्रालयों में जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ और भी इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड है, उस क्षेत्र में उन्हें विशेष योग्यता रखनी होती है। इसी आधार पर फिर उनकी नियुक्ति उसमें होती है। अब ये नियुक्ति जो होती है वह इंटरव्यू के द्वारा होती है और लैटरल एंट्री के द्वारा गए ब्यूरोक्रेट्स अस्थायी नौकरशाही के हिस्सा नहीं होते। उनकी नियुक्ति जीवन भर के लिए नहीं, या रिटायरमेंट एज 60 सालों के लिए नहीं होती। उनकी नियुक्ति फुल अवधि के लिए नहीं होती है। सामान्य तौर पर यह नियुक्ति 3 से 5 साल के लिए होती है। ये सारी लैटरल एंट्री के द्वारा जो भी नियुक्तियां होती है वो 3 से 5 साल के लिए होती है। आगे आपका कंटिन्यू करना आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसमें है कि जो आईएएस है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा है। एक आईएएस जो होता है वो जनरली 17 साल की सेवा के बाद वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे जाता है और लगभग 10 साल वह उस लेवल पे रहता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार की जितनी भी पॉलिसी मेकिंग बातें होती हैं, जो नीति के निर्माण की प्रक्रिया होती है, उससे ज्वाइंट सेक्रेटरी जुड़े होते हैं। सरकार के जितने बहुत सारे कार्यक्रम के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, उससे जुड़े होते हैं और विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों को उन्हीं को असाइन किया जाता है या उन्हीं के जिम्मे दिया जाता है कि वो कार्यक्रम किस तरह से सफलता के साथ जमीन पर उतरेंगे। इसलिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है। अब जो आईएएस परमानेंट सिस्टम का हिस्सा है उसमें प्रमोशन टाइम बाउंड होता है। इसमें कोई भी आदमी, नोबडी गेट प्रमोशन अहेड ऑफ हिज टाइम, बिना अपने समय के अलावा लोगों को प्रमोशन नहीं मिल सकता है। और ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है वो लगभग 45 साल होता है, 45 इयर्स एवरेज एज होता है और 10 साल उस पर वो रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। अब बात क्या है कि जो लैटरल एंट्री की जब बात होती है तो आज के जमाने में डाटा का वैल्यू हो गया है, टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं होता है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यूपीएससी में जाने के लिए आप संस्कृत से ग्रेजुएट हैं कि हिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं कि उर्दू से ग्रेजुएट है, ये मायने नहीं रखता है। हालांकि आईआईटीएंस, एमबीबीएस, लॉ ग्रेजुएट बहुत सारे लोग यूपीएससी कर रहे हैं। अभी तो 70% से अधिक लोग टेक्निकल लोग ही यूपीएससी कर रहे हैं, लेकिन जनरली इसका क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएट है। अब मान लीजिए किसी विभाग में बहुत ही एटॉमिक एनर्जी है, इस तरह की बहुत सारी बातें, या जो वो 24 जो डिपार्टमेंट हमने कहा उस तरह के डिपार्टमेंट है, और जहां किसी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट इंश्योरेंस सेक्टर के आदमी की जरूरत है, या इसी तरह के किसी एक्सपर्ट की जरूरत है और उसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने हैं, तो इसी स्थिति में हो सकता है कि जो जर्नलिस्ट आईएएस ऑफिसर है वह उन चीजों को या उन उम्मीदों के अनुसार खरा न उतरे, और जो दुनिया भर में परिवर्तन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो हो रहा है या अन्य जगहों पर जो हो रहा है, उसके साथ वो खरा न उतरे। सरकार या जो ARC1, ARC2 और नीति आयोग का जो सोच था वो यही है। ये कोई प्रधानमंत्री मोदी की सोच नहीं है कि लैटरल एंट्री हो रहा है,
लेटरल एंट्री 1966 की सोच है, लेटरल एंट्री 2005 की सोच है, लेटरल एंट्री 2017 की सोच है। तो और इसका आधार 1966 और 2005 है, ये याद रखिए। इसलिए एक्सपर्ट विभागों में एक्सपर्ट लोग, अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले लोग विभिन्न पदों पर लाए जाएं, ताकि उन डिपार्टमेंट्स के कार्य, नीति, कार्यान्वयन, उन सब में उनके एक्सपर्टाइज का उपयोग किया जाए। लेटरल एंट्री इसी के लिए रिकमेंड भी किया गया था कि हाँ, इस तरह का चीज का जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है उस ट्रेनिंग DOPT जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार 1500 IAS ऑफिसर की कमी है। तो जब IAS ऑफिसर की कमी, बिहार में भी आप देखते हैं कि एक आदमी कई विभागों का इंचार्ज होता है, उससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और कार्यान्वयन भी, पॉलिसी मेकिंग भी प्रभावित होता है, क्योंकि आदमी तो आदमी है। ऐसे में इनका कहना है कि 1500 जो IAS के पद खाली है, लेटरल एंट्री उस कमी को पूरा करेगा और विभिन्न विभागों में जो एक्सपर्टाइज की जरूरत है उसकी पूर्ति करेगा। इसके अलावा वर्क कल्चर में परिवर्तन आएगा। लेटरल एंट्री काम करने की संस्कृति में परिवर्तन आएगा। हम ब्यूरोक्रेसी में हमेशा आप पढ़ते हैं, देखते हैं, और अभी भी कहीं भी विभाग में जाते हैं तो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे से तीसरे टेबल, चौथे टेबल, और काम होने में महीनों और कभी कभी सालों लगता है। जब नए क्षेत्र से लोग आएंगे तो एक नई वर्क संस्कृति, कार्य संस्कृति लेकर आएंगे, जहां कामों को निपटाना उनकी प्रायोरिटी होगी। और लोगों का मानना है कि यह जो रेड टेपिज्म है और जो एक पारंपरिक नौकरशाही है, उसके कार्य संस्कृति में लेटरल एंट्री एक गुणात्मक, क्वालिटेटिव चेंज लाएगा, है ना। इसी तरह से लोगों का कहना है कि जैसे इकोनॉमी का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का सेक्टर है, ये सभी लोग जब एक्सपर्ट लोग आएंगे तो वो उन क्षेत्रों में एक नई जान डालेंगे, नया कल्चर लाएंगे, नई वर्क संस्कृति लाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि लेटरल एंट्री पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब होता है कि जहां हर सेक्टर के लोगों को सरकार चलाने में हिस्सेदारी समझ में आए कि हमारा भी हिस्सेदारी सरकार को चलाने में है। अगर लेटरल एंट्री जो है वह प्राइवेट सेक्टर, NGO और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट लोग उनमें हैं, काम करते हैं, उनको सरकार में जाकर काम करने का मौका देगा और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका देगा। क्योंकि भारत में जो भी पॉलिसी बनना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो सरकार के माध्यम से होगा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, NGO के लोग अपनी योग्यता के आधार पर सरकार में जाते हैं तो उन्हें लगेगा कि हमारी भी हिस्सेदारी सरकार को चलाने में है, तो वो गवर्नेंस में अपनी हिस्सेदारी मानते हैं। जो विरोध करते हैं उनका मानना है कि भाई आउटसोर्सिंग इसका समाधान नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए कंसल्टेटिव कमेटी बना सकते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं, थिंक टैंक बना सकते हैं। अगर आपको उसमें एक्सपर्टाइज ही चाहिए तो बहुत सारे और उपाय हैं जिसके द्वारा आप एक्सपर्टाइज को अपने में ला सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जो बाहर से आए लोग हैं उनको ब्यूरोक्रेसी के साथ एडजस्टमेंट करने में, उसके वर्क कल्चर में ढलने में टाइम लगेगा। और दूसरा है कि जब बाहर के लोग आएंगे तो जो अंदर के लोग हैं उनमें एक ईर्ष्या की भावना निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि जिन लोगों को लगेगा कि उस पद पर हमको रहना चाहिए और उस पर बाहर से आया हुआ आदमी आएगा, तो पहले से लोग उस प्रमोशन के रास्ते में थे, उनको भी लगेगा कि हमारे रास्ते में ये बाधक हुए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा नंबर की जो प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम में आते हैं। गवर्नमेंट का कल्चर अलग है, वो जनता के वेलफेयर के लिए है, तो उसमें सामंजस्य बैठाना भी मुश्किल हो सकता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि लेटरल एंट्री कोई मुश्किल काम या नया चीज नहीं है। लेटरल एंट्री संसार के लिए भी नया नहीं है,
बहुत सारे देशों में लेटरल एंट्री चल रहा है, हमारे यहाँ नया हो रहा है और हमारे यहाँ हर काम में थोड़ी राजनीति घुस जाती है, तो इस चीज का इतना विरोध हो रहा है। नहीं तो इस लेटरल एंट्री के लिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी रिकमेंड किया था और वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी रिकमेंड किया था। जब इतने बड़े बड़े लोग और उनकी कमीशन जो है रिकमेंड कर रहा है, तो लेटरल एंट्री का मतलब कुछ है, उसमें दम है। यह ऐसा नहीं है कि हाँ कोई रोड पर घूम रहा कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी जी लेटरल एंट्री इंट्रोड्यूस कर दीजिए और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अभी ये राजनीतिक विवाद का कारण बन चुका है और कुछ लोगों का मानना है कि क्या मजबूत विपक्ष है और कमजोर प्रधानमंत्री है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको रोल बैक किया है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल का चीज लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने कहा कि लेटरल एंट्री जो है यह ब्यूरोक्रेसी को नई जान फूंकने के लिए, एक नई कार्य संस्कृति को लाने के लिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेटरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मोरारजी देसाई ने, वीरप्पा मोइली की आयोगों ने रिकमेंड किया। तो यह बाजाबता एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा रिकमेंडेड है और नीति आयोग 2017 में इस बात के लिए सरकार को कहती है कि आप लेटरल एंट्री में जा सकते हैं। निश्चित रूप से पारदर्शिता जरूरी है और निश्चित रूप से अगर इस तरह के लोग आते हैं और उन्हें प्रमुख पदों पर नहीं बैठाया जाता है तो डिमोटिवेशन होने का भी संभावना होता है, क्योंकि जब कोई बहुत बड़े बड़े सेक्टर से आता है तो उसको मुश्किल होता है। इसीलिए मोंटेक सिंह अहलुवालिया, बिमल जालान, विजय केलकर इस तरह के उदाहरण है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहे भी, लेकिन उन्होंने इस सब को छोड़कर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ उनको संभवतः वो मोटिवेशन नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ मोंटेक सिंह अहलुवालिया, बिमल जालान, विजय केलकर एक कोई मामूली लोग नहीं थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर रहे, लेकिन फिर इन्होंने इसको छोड़ दिया। इस सब की जरूरत है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीका हो, बात विचार हो। अंत में विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष का कहना है कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का फार्मूला लागू नहीं हो रहा है। लेटरल एंट्री में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, यह 3 से 5 सालों के लिए जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। परमानेंट जॉब यूपीएससी आईएएस है, उसमें रिजर्वेशन ऑलरेडी लागू है और लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का कोई स्कोप नहीं है। सरकार के इस दावों में, इस आर्गुमेंट में दम है, क्योंकि यह एक अस्थायी नौकरी नहीं है। जो हल्ला हंगामा है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण में निर्णय का विरोध कर रहे हैं और अपने ही वर्ग के जो छूटे हुए लोग हैं उन्हें अपने मुख्य हिस्से में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा लेटरल एंट्री का विरोध भी हास्यास्पद लगता है। अंत में पुनः कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कोई सनसनीखेज मुद्दे नहीं लाते हैं, हम जानकारीपूर्ण, जो मेरा मोटो भी है, हम लोग जानकारीपूर्ण मुद्दे लाते हैं, हम लोग तथ्यपूर्ण मुद्दे लाते हैं। हमारा प्रयास होता है कि ज्ञानवर्धक हो, जानकारीपूर्ण हो, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक हो। और आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।